मैं कहीं लफ्ज लिखता हूँ सी यानी क्रैम, तो इसका मतलब है कि इसको रट्टा लगाना है, इसको समझना भी है और इससे न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्रैमिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। जिस चीज के बारे में लिखता हूँ रीड ओनली, इसका मतलब है इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होगी, अगर उसमें से कोई केस स्टडी या कोई सिनेरियो आ जाए तो आप हल कर लें। गर्चे अगर 8 पॉइंट है तो 8 पॉइंट को बार बार एफर्ट करके आठों के आठों को याद करने की जरूरत नहीं। जबकि जब मैं किसी चीज के बारे में कहता हूँ कि ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक के हवाले से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और क्रैम करने पर ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। ठीक हो गया सर? ये प्लान है, आपके साथ शुरू करता हूँ सर। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 की अगर बात करें, चैप्टर 4 की अगर बात करें तो इसमें वो कहता है कि 1.1 काट दीजिए, अलबत्ता 2.1 जो टेक्सचर है दैट इज इम्पोर्टेंट और आपने इसको अच्छे से क्रैम करना है और इसमें से कई बार सवाल आ चुका है। 3.1, 3.2, 3.3 ये सारा एरिया जो चैप्टर 4 में है, यूनिट नंबर 3, ये रीड ओनली एरिया है सर। और ये जो डिडक्टेबल अलाउंस वाला एरिया है, ये न्यूमेरिकली आपको अच्छा आना चाहिए। इसको न्यूमेरिकली वो टेस्ट ज्यादा करता है जो आपका 3.4 है। फोर पॉइंट वन की बात करें तो जनाब पर्सन की डेफिनेशन को याद कर लीजिए, अलबत्ता बाकी डेफिनेशन ज्यादातर रीड ओनली। हम एक्सपेक्ट नहीं करते आई कैप से कि वो कंपनी की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। अलबत्ता पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इसलिए पूछेगा कि वो इम्पोर्टेंट है और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एज पर टैक्स रूल मुख्तलिफ होती है और एज पर कंपनीज एक्ट मुख्तलिफ होती है। इस वजह से पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट, जिसको आपको क्लेम करना चाहिए और आपको इसलिए भी इसको याद करना चाहिए कि जब हम बात करेंगे सिक्योरिटीज की तो उसके लिए शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी होगा और पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट होगा, तो फिर आप इसको अच्छे से डील कर सकेंगे। सो इसको क्लेम करने की जरूरत है। अलबत्ता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक अगला एरिया जिसको क्रैम करें, बाकी रीड ओनली है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को क्रैम करने की जरूरत लाजमी है। टैक्स पेयर की डेफिनेशन को क्रैम करने की जरूरत है। 4.2 टैक्स पेयर की डेफिनेशन को भी क्रैम करने की जरूरत है। सर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें से केस स्टडी ही आती है नॉर्मली, और केस स्टडी के हवाले से आपका बड़ा अच्छा नॉलेज बेस होना चाहिए। आपको पता हो कि रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है, रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्या। यानी आप अगर ये बात करें कि वो ये सवाल पूछेगा कि रेजिडेंट को डिफाइन कर दें या ये पूछेगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट कैसे होता है, नहीं पूछेगा। वो आपको ब्रूस ली बताएगा 45 दिन और इस तरह करके वो आपको सवाल दे देगा, उस पर आपने रूल अप्लाई करके असेस करना होगा कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट कंपनी के लिए भी इसी तरह ही है और रेजिडेंट एओपी के लिए भी इसी तरह ही। सर क्रैम करें, मगर इसमें से जो सवाल आएगा अगर आपने उसको न्यूमेरिकल कहना है तो न्यूमेरिकल कह दीजिए। पॉइंट वही है कि वो सवाल आपको केस स्टडी देगा बेसिकली। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लाजमी है।
सर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स रेट, ये बस बल्कि इसको रीड ओनली की बजाय ना सिर्फ सैलरीड और नॉन सैलरीड कौन होता है ये रीड कर लीजिए, बाकी तो काट भी दे लो ठीक है। कंपनी का रेट 29%, स्मॉल कंपनी का 21%, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, some tax credit is as follows, foreign tax credit, ये काट दीजिए सर, टैक्स क्रेडिट वाली बात यहाँ से हमने पढ़नी नहीं है, ये वाली बात हम चैप्टर 11 में जाकर पढ़ेंगे, ये काट दीजिए। टैक्स रिजीम की बात करें तो फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम जो है इसके हवाले से ये सारे रूल्स अप्लाई जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। और आगे अगर चले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम है। डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसमें से थ्योरेटिकल भी पूछता है, इसकी एक्सेप्शंस भी पूछता है, इसमें से रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी सब कुछ पूछता है। सर इसको बहुत अच्छा तैयार करने की जरूरत है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन काट दीजिए, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन याद रखिए, याद कर लीजिए, रॉयल्टी की डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, और टैक्स ट्रीटमेंट बेसिकली ये क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट है फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी के हवाले से, उसको भी देख लीजिए। Under the minimum tax regime, tax already deducted at source is treated as a minimum tax, which is then compared with liability under the normal tax regime. मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया गया है एट सोर्स, वो मिनिमम टैक्स होगा। और हमने ये सर क्रैम करना, इसमें से भी ये भी ऐसा एरिया है जिसमें से वो न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और इसमें रिसेंट चेंज भी आई है, तो सर ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट। सर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें से मेनली उसने थ्योरेटिकल पूछना है और ये आपको क्रैम करना है सारा, इसलिए भी बड़ा जोर से क्रैम करना है कि ये लास्ट सेशन में नहीं था, ये इस बार पहली बार है। वुमेन एंटरप्राइजेस वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको भी क्रैम करना। सर जी कॉमन रूल्स की अगर हम बात करें, कॉमन रूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें अपोर्शनमेंट वाला रूल, मैं वैसे आपको बताऊं पुराने दौर में एक बार सवाल आया हुआ अपोर्शनमेंट के रूल्स लिखे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें से न्यूमेरिकली आता है, ये पूछता नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू रीड ओनली है, उसके अलावा ये सारे जितने रूल्स हैं इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपको इसकी समझ होनी चाहिए। एक बार सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम से भी सवाल आया, उसने एज इट इज ये E15 उठा के दे दी थी, सिर्फ नाम चेंज करके हैदर किया। तो भाई अगर आपको इसकी एग्जांपल्स आती हैं तो बस ठीक है। सर चैप्टर 4 में यही सब कुछ ही था। चैप्टर 4 में से मैं आपको बताता चलूं, ज्यादातर जो सवाल आता है वो चैप्टर 4 में से ज्यादातर जो सवाल आता है ना, वो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल आता है।
या वो केस स्टडी टाइप दे देगा, रेजिडेंट पर्सन की दे देगा, मिनिमम टैक्स रिजीम की दे देगा, फाइनल टैक्स रिजीम। ये 2-3 एरिया सुपर इंपॉर्टेंट है। मिनिमम टैक्स रिजीम वाला एरिया, डिविडेंड वाला एरिया, और तीसरे नंबर पे रेजिडेंट वाला एरिया। ये 2-3 एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में जो इसने रूल्स दिए हैं वो वाला। अब इसमें जो नया आ गया है वुमेन एंटरप्राइज और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज